Hello friends, this is Dr. Vandana Vijay and in today's video we will discuss about transaction concept in database. So let us start. These are the content of my video: transaction concept, asset properties, transaction states, concurrent executions, serializability, testing for serializability, followed by recoverable and cascadeless schedule. So let us start. Now, the first definition is of transaction. It is a unit of program execution that accesses and possibly update various data items in the database. Now, to understand the simple definition, let us take an example. Suppose we want to transfer $50 from account A to B. So initially we are considering two account. हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन और कंसेप्ट को समझने के लिए. हमारे पास दो अकाउंट हैं. एक अकाउंट ए है जिसमें हम इनिशियली मान के चलते हैं कि हमारे पास 200 रुपीज या डॉलर हैं और बी अकाउंट के अंदर हमारे पास $100 हैं. हमें करना क्या है, हमें ट्रांसफर करना है $50 फ्रॉम अकाउंट ए टू बी. मीन्स ए ट्रांजैक्शन के अंदर जब 200 रुपीज हैं तो उसमें से 50 सब्ट्रैक्ट हो जाएं और बी ट्रांजैक्शन के अंदर जो 100 रुपीज है उसमें 50 ऐड हो जाएं. मीन्स बिफोर ट्रांजैक्शन अगर ए की वैल्यू 200 और बी की वैल्यू 100 है तो आफ्टर द ट्रांजैक्शन ए की वैल्यू 150 हो जानी चाहिए और बी की वैल्यू भी 150 हो जानी चाहिए. तो हम देखते हैं कि हम ये ट्रांजैक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे. इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास 6 स्टेप्स होंगे. सबसे पहले हम डेटाबेस में जाके ए की वैल्यू को रीड करेंगे. क्योंकि हमने ए में 200 रुपीज रखे हुए हैं तो हम ए की वैल्यू को 200 रुपीज रीड करेंगे. फिर हम उस 200 रुपीज में से 50 को माइनस करेंगे सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंगली और जो भी अमाउंट आएगा दैट विल बी 150. वो हम राइट करेंगे ए राइट करने का मतलब है डेटाबेस के अंदर हम ए की वैल्यू को 150 जाके अपडेट कर देंगे. उसके बाद फोर्थ स्टेप पर आएंगे. हम वैल्यू को रीड कर रहे हैं बी की वैल्यू जो है वो हमारी 200 रुपीज है तो हम 200 रुपीज को रीड करेंगे. फिफ्थ स्टेप के अंदर हम बी के अंदर 50 रुपीज ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें अमाउंट को ऐड करना था तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस 150 दैट इज इक्वल्स टू 150. तो हम 6 स्टेप के अंदर बी की वैल्यू को राइट करेंगे और हमारे बी अकाउंट के अंदर 150 रुपीज होने चाहिए. तो इस तरह से सिंपली हम एक अकाउंट ए से बी अकाउंट के अंदर मनी को ट्रांसफर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 6 स्टेप्स. अगर हम इन 6 स्टेप्स को इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो हम कहेंगे हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई. लेकिन इस ट्रांजैक्शन के साथ कुछ इश्यूज हैं. सपोज देयर कैन बी एन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर. आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है या अगर आप एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करा रहे हैं उस केस में भी हमारे पास कुछ इश्यूज जनरेट हो सकते हैं. तो हम जरा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो किस टाइप के इश्यूज हैं जो जनरेट हो सकते हैं और उनको कैसे हम रिजॉल्व करें. तो हमारा एग्जांपल था वी वांट टू ट्रांसफर $50 फ्रॉम अकाउंट ए टू बी. हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप जो रीड ए है वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया. सेकेंड स्टेप ए में से हमने 50 रुपीज सब्ट्रैक्ट भी कर लिए और थर्ड स्टेप के अंदर हमने जाके डेटाबेस में वैल्यू को राइट भी कर दिया. यानी कि ए अकाउंट में से हमने 50 रुपए माइनस कर दिए और अब ए अकाउंट की वैल्यू हमें 150 मिलने वाली है. लेकिन थर्ड स्टेप के बाद सपोज हमारा हार्ड ड्राइव फेल हो जाता है, सिस्टम फेलियर हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, एनीथिंग कैन हैपन. अगर इस तरह का कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रीजन हो जाता है तो उस केस के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी. क्योंकि ए अकाउंट के अंदर तो वो 150 शो करेगा. हम पहले 3 स्टेप्स एग्जीक्यूट कर चुके हैं लेकिन जो रिमेनिंग 3 स्टेप्स हैं वो हमने एग्जीक्यूट नहीं करे तो बी के अंदर वो केवल 100 रुपीज ही शो करेगा. और हम ऐसा अकाउंटिंग के अंदर कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ए और बी की वैल्यू ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले और बाद में सेम होनी चाहिए. उन दोनों का एडिशन हमेशा सेम होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर केवल मनी को ट्रांसफर कर रहे थे ए से बी के अंदर. तो ए और बी का एडिशन ट्रांजैक्शन के स्टार्ट होने से पहले अगर 300 रुपीज है तो ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी 300 रुपीज ही होना चाहिए. जबकि अगर हमारा यहाँ पर फेल हो जाता है बीच में ही तो ऐसा नहीं होगा. तो हम जरा कुछ इश्यूज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला है हमारी रिक्वायरमेंट एटॉमिसिटी रिक्वायरमेंट. एटॉमिसिटी रिक्वायरमेंट ये कहता है कि अगर आपका सिस्टम पार्शियली एग्जीक्यूट हो रहा है, आप फुली अपने ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं, तो अगर पार्शियली थोड़ा ही एग्जीक्यूशन हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी वैल्यूज डेटाबेस में गई हैं वो अपडेट नहीं होनी चाहिए. सेकेंड हमारा रिक्वायरमेंट है ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट ये कहता है कि अगर वंस द यूजर हैज बीन नोटिफाइड दैट द ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, अगर एक बार आप ये कह देते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है तो उसके जितने भी चेंजेस हैं वो आपको अपने ट्रांजैक्शन में शो करना कंपल्सरी
कंपल्सरीली है, वो डेटाबेस में जरूर शो होने चाहिए. सो दैट इज द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट. थर्ड रिक्वायरमेंट इज द कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट. कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट कहता है कि ए और बी का सम हमेशा सेम रहना चाहिए अगर आप मनी ट्रांसफर का कोई एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि उस केस में केवल आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट या दूसरे से पहले अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं. तो ए और बी की जो एडिशन है वो हमेशा 300 रुपीज आनी चाहिए, या जो भी आपने एग्जाम्पल लिया है उसके हिसाब से. नेक्स्ट है हमारा आइसोलेशन रिक्वायरमेंट. आइसोलेशन रिक्वायरमेंट कहता है कि अगर आपके एनवायरनमेंट में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन है, सपोज T1 ट्रांजैक्शन भी एग्जीक्यूट हो रहा है और T2 ट्रांजैक्शन भी एग्जीक्यूट हो रहा है. T1 वही पहले वाला ट्रांजैक्शन है जिसमें हम ए अकाउंट से बी अकाउंट में 50 रुपीज ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन T2 ट्रांजैक्शन है हमारा जिसके अंदर हमें ए और बी दोनों का एडिशन रिप्रेजेंट करना है कि टोटल अमाउंट कितना है. अब अगर हम इन दो ट्रांजैक्शंस को सेपरेटली एग्जीक्यूट ना करके पैरेलल अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे प्रॉब्लम इशू हो सकता है, क्योंकि आइसोलेशन रिक्वायरमेंट कहता है कि अगर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन आप एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड रहनी चाहिए. दे शुड बी आइसोलेटेड और सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे पे इनका इफेक्ट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, T1 की फर्स्ट 3 स्टेप्स हमारी एग्जीक्यूट हो गई, उसी के बीच में अगर T2 आ जाता है एग्जीक्यूशन के लिए तो उस केस के अंदर वो A की गलत वैल्यू को रीड करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने A में से माइनस तो कर दिया लेकिन हम B में ऐड ही नहीं कर पाए. तो A की वैल्यू तो वो उठाएगा 150 और B की वैल्यू पुरानी 100 रुपीज उठाएगा, तो टोटल वो 250 शो करेगा. फिर हमारी प्रॉब्लम इश्यू हमारा जनरेट हो गया यहाँ पर. तो आइसोलेशन रिक्वायरमेंट ये है कि अगर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं तो वो दोनों एक दूसरे की इंटरमीडिएट वैल्यूज को रीड ना करें जब तक कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो जाता. ये 4 रिक्वायरमेंट्स हमारी कहलाती हैं 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांजैक्शन, जिन्हें हम नाम देते हैं एसिड प्रॉपर्टीज. एसिड प्रॉपर्टीज के लिए A स्टैंड करता है एटॉमिसिटी, C स्टैंड्स करता है कंसिस्टेंसी, I स्टैंड्स करता है आइसोलेशन एंड D स्टैंड्स करता है ड्यूरेबिलिटी. एटॉमिसिटी का मतलब है कि आपके ट्रांजैक्शन के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होने चाहिए या फिर एक भी एग्जीक्यूट ना हो. आधी अधूरी ट्रांजैक्शंस कभी भी डेटाबेस में एग्जीक्यूट या अपडेट नहीं होनी चाहिए. कंसिस्टेंसी कहता है कि आपकी ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो ओवरऑल जो उसकी वैल्यू है, अकाउंट्स की वैल्यू है, वो मैच करनी चाहिए. ए और बी का एडिशन हमेशा सेम आना चाहिए. आइसोलेशन कहता है कि अगर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर रही हैं तो वो दोनों सेपरेट होनी चाहिए. फर्स्ट ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन से अनअवेयर होनी चाहिए. इंटरमीडिएट रिजल्ट्स वो कभी भी एक दूसरे से ना शेयर करें ना यूज करें. दे शुड बी हिडन. ड्यूरेबिलिटी कहता है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होती है तो जो भी वो चेंजेस कर रहा है वो डेटाबेस के अंदर परसिस्ट रहने चाहिए, हमेशा के लिए जाके सेव हो जाने चाहिए, इवन इफ द सिस्टम फेलियर्स. So these are the 4 important properties of a transaction in order to execute it successfully. नेक्स्ट इज द स्टेट. जब भी कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है तो वो इन 5 स्टेट से होकर गुजरती है. सबसे पहला है हमारा एक्टिव स्टेट, जब इनिशियली हमारी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है. उसके बाद वो 2 डायरेक्शन में मूव कर सकती है. अपवर्ड डायरेक्शन में अगर वो जाती है तो पार्शियली कमिटेड, और अगर डाउनवर्ड में जा रही है तो फेल. हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमारी ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट में थी स्टार्टिंग में तो हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, हम एक एक करके स्टेप्स एग्जीक्यूट करने लगे. एंड सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं A और B अमाउंट ट्रांसफर का, तो हमने A में से B में सारे अमाउंट ट्रांसफर कर दिए, लेकिन अभी तक हमने अपडेशन नहीं किया. जब तक हम डेटाबेस में उसको अपडेट नहीं कर देते तब तक वो कमिटेड ट्रांजैक्शन नहीं कहलाता. तो पार्शियली कमिटेड का मतलब कि हमने 90% हमारा एग्जीक्यूशन हो गया है लेकिन फाइनली हमने अभी तक उसको अपडेट नहीं किया. जैसे ही हम डेटाबेस में उसको फाइनली अपडेट कर देंगे तो वो कमिटेड में आ जाएगा, थर्ड स्टेप में आ जाएगा और हम एनवायरनमेंट से बाहर आ जाएंगे. लेकिन पार्शियली कमिटेड की फिर एक पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है. या तो वो कमिटेड में जाएगा, सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, या फिर वो फेल हो जाएगा. हो सकता है कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया तो पार्शियली कमिटेड से वो फेल ट्रांजैक्शन की तरफ चला जाएगा और वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कहलाएगा. फेल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो फिर अबॉर्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाती हैं. अबॉर्ट स्टेट जो होती है उसकी 2 पॉसिबिलिटी होती है.
आप अपनी ट्रांजैक्शन को किल कर सकते हैं हमेशा के लिए, मींस वो सेकंड टाइम नहीं एग्जीक्यूट होगा, या फिर आप अपने ट्रांजैक्शन को वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं किसी भी रीजन की वजह से। अगर वो बीच में फेल हो गया है, अगर सपोज कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेलियर नहीं है, केवल इलेक्ट्रिसिटी लाइट फेलियर है, तो उस केस के अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शन को रीस्टार्ट करा सकते हैं। तो अबॉर्टेड से हम दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ से हम रीस्टार्ट भी करा सकते हैं और हम अपनी ट्रांजैक्शन को किल भी कर सकते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की, जिनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस दे रखी हैं, एक्टिव, पार्शली कमिटेड, फेल, अबॉर्टेड। अबॉर्टेड में आप देखेंगे मैंने यहाँ पे दो डायरेक्शन बता रखे हैं, आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को और आप किल भी कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को, डिपेंड करेगा किस टाइप का फेलियर है। और कमिटेड का मतलब सक्सेसफुल कंप्लीटेशन। नेक्स्ट है हमारा कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जब हम दो या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शंस को एक साथ एनवायरनमेंट के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। इसके हमें दो बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है, अगर हम कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन कराते हैं, मींस पैरेलल अगर एग्जीक्यूशन कराते हैं, इट विल गोइंग टू इंक्रीज द प्रोसेसर एंड डिस्क यूटिलाइजेशन, दोनों का ही यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका सपोज T1 ट्रांजैक्शन आपके CPU को यूज कर रहा है, उसी वक्त T2 ट्रांजैक्शन आपके हार्ड ड्राइव को यूज कर सकता है। तो मींस आप दो रिसोर्सेज को एट द सेम टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आपने अपने ट्रांजैक्शन का थ्रूपुट बढ़ा दिया। दूसरा एडवांटेज है, वी आर गोइंग टू रिड्यूस द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। जो हमारा क्वेरी का रिस्पॉन्स करने का टाइम है वो हमने कम कर दिया, क्योंकि हम ज्यादा क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाएंगे, ज्यादा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करा पाएंगे, तो हम जल्दी जल्दी अपना काम कर पाएंगे। ये दो इसके एडवांटेजेस हैं। इन कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ शेड्यूल्स की जरूरत पड़ती है। शेड्यूल का मतलब होता है लाइक अ टाइम टेबल। आपको एक शेड्यूल टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आप अपनी ट्रांजैक्शंस को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि आप कॉन्करेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, एक से ज्यादा आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं, तो कौन सी ट्रांजैक्शंस पहले होगी, कौन सी बाद में एग्जीक्यूट होगी, उनका क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, वो डिसाइड करने के लिए हम शेड्यूल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो अ शेड्यूल इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट स्पेसिफाई द chronological order in which the instructions of concurrent transactions are executed. Now, when a transaction successfully complete, अगर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो उसकी एंडिंग होती है कमिट इंस्ट्रक्शन से। लेकिन अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, तो एंड में हमारे पास आता है अबॉर्ट इंस्ट्रक्शन। तो अबॉर्ट का मतलब जब ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, कमिट का मतलब जब आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है। ये मैंने यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम कुछ शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा शेड्यूल है T1 ट्रांसफरिंग $50 फ्रॉम A टू B। ये पुराना ही एग्जाम्पल लिया है पहले वाला। A से B के अंदर हम $50 ट्रांसफर कर रहे हैं, और पैरेलल हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन है T2, जिसे क्या करना है, 10% ऑफ द बैलेंस ऑफ A टू B ट्रांसफर करना है। A अकाउंट में जो भी अमाउंट है उसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे और उसे फिर हम B जो अकाउंट है उसके अंदर हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये दो ट्रांजैक्शन सपोज एनवायरनमेंट में आती है, तो पहला हम शेड्यूल ले रहे हैं सीरियल शेड्यूल, इन विच T1 इज फॉलोड बाय T2। मींस पहले T1 के स्टेप्स एग्जीक्यूट करेंगे, जब वो पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, हमें एंड में कमिट स्टेटमेंट दिखाई देगा, उसके बाद हम T2 स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हमने इनिशियली A के अंदर 200 रखा है और B में 100 रखा है, तो T1 हम लेफ्ट साइड में देखेंगे, हमने A की वैल्यू रीड करी मींस 200, A में से 50 माइनस करे और राइट करी, यानी कि A के अंदर हमने छोड़े 150, B में उन 50 को ऐड करके B को हमने राइट किया, तो B में हमने लास्ट में छोड़ा 150 और हम सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया इस ट्रांजैक्शन को। इसके बाद हम राइट हैंड साइड पर आते हैं, T2 पर आते हैं। T2 को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम जब रीड करेंगे A की वैल्यू, तो क्योंकि लास्ट में हम 150 रुपए छोड़कर आए थे, तो हम A के अंदर 150 देखेंगे। हम टेम्प वेरिएबल के अंदर A की वैल्यू 10% कैलकुलेट करेंगे, तो हमें 15 रुपीज मिलेगा, क्योंकि 150 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 15 रुपए निकलता है, 15 रुपीज हो गया। हम A अकाउंट से 15 रुपीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो A के अंदर हमें 135 रुपीज मिलेगा। फिर हम B की वैल्यू को रीड करेंगे, जो कि हमारी 150 है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी कि 15 रुपए ऐड करेंगे, तो B की वैल्यू हमारी हो जाएगी 165। नाउ अब अगर हम A और B को ऐड करते हैं, A की फाइनल वैल्यू हमारी 135 आ रही है और B की फाइनल वैल्यू हमारी 165 आ रही है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वापस हम 300 पर आ गए, यानी कि ये शेड्यूल हम फॉलो कर सकते हैं। पहले हमने T1 किया, फिर हमने T2 किया, जिसमें कहीं पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट शेड्यूल हम लेते हैं
हम जस्ट रिवर्स कर रहे हैं, अ सीरियल शेड्यूल वेयर T2 इज फॉलोड बाय T1। अब हम पहले T2 को करेंगे, उसके सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, क्योंकि एंड में कमिट स्टेटमेंट आना चाहिए, तो जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा उसके बाद हम T1 को एग्जीक्यूट कराएंगे। ट्रांजेक्शन वही है, T2 के अंदर हमें 10% कैलकुलेट करना है ए अकाउंट का और ए से निकाल के बी में डालना है, और T1 के अंदर वही हमें ए में से 50 रुपए निकाल के बी के अंदर डालने हैं। तो हम देखें जरा, यहाँ पे हम T2 पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ए में हमारे पास 200 रुपए थे, उसका हमने निकाला 10%, तो 20 रुपीज मिलता है, उसको सब्ट्रैक्ट किया तो ए में आ गया 180 रुपया। बी में 100 रुपीज है, बी के अंदर अगर जब हम 10% ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, ए और बी को ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे T1 पे, लास्ट हमें ए की वैल्यू 180 छोड़कर आए हैं डेटाबेस के अंदर, तो 180 पे हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे, इसमें से 50 रुपीज माइनस कर देंगे और बी के अंदर 50 रुपीज ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 130 हो जाएगी और बी की वैल्यू 170 हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर 300 हो जाएगा। तो हम T2 को अगर पहले करें चाहे T1 को पहले करें, दोनों ही शेड्यूल में कहीं पर कोई इश्यू नहीं है, हमारा डेटाबेस की वैल्यू सही मैच करती है। तीसरे शेड्यूल पर आते हैं हम, जो कि हमारा कॉन्करेंट शेड्यूल है। कॉन्करेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा T1 ट्रांजैक्शन थोड़ा सा एग्जीक्यूट होगा, उसके बीच में ही T2 ट्रांजैक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है, फिर वापस हम T1 को रिमेनिंग स्टेप्स को एग्जीक्यूट करा रहे हैं और फिर T2 के रिमेनिंग स्टेप्स को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। T1 में पहले 3 स्टेप्स एग्जीक्यूट हुए, फिर T2 पर आए, उसके 4 स्टेप्स एग्जीक्यूट हुए, फिर T1 में आके उसके 4 स्टेप्स हुए, फिर वापस T2 में गए। तो ये एक कॉन्करेंट शेड्यूल है, लेकिन ये कॉन्करेंट शेड्यूल इस तरह से है कि इसका रिजल्ट हमारा फिर सही आने वाला है। लेट अस चेक। इनिशियली हमने ए की वैल्यू 200 ली और उसमें से 50 रुपीज माइनस करके ए को राइट कर दिया, तो ए में हम छोड़कर आए 150 रुपए। T2 ट्रांजैक्शन पर आ गए, वो ए की वैल्यू को रीड करेगा 150, उसका 10% कैलकुलेट करेगा और ए की वैल्यू को राइट कर देगा, तो ए में वो छोड़ रहा है 135 रुपीज। इसके बाद वापस हम T1 में आते हैं, बी की वैल्यू में 100 रुपए थे, उसमें 50 रुपए ऐड करके 150 करते हैं, और फिर T2 की साइड पर आते हैं। बी में जो लास्ट हम 150 जोड़कर आए थे उसमें हमने अपना 10% ऐड किया 15 रुपीज, तो हमारी वैल्यू हो गई 165, और ए और बी को अगर हम टोटल निकालते हैं तो 300। अगेन ए और बी, हम इन दोनों शेड्यूल्स को इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉन्करेंटली, और ये हमारा एक इक्विवेलेंट शेड्यूल है। सो दिस फॉलोइंग शेड्यूल इज नॉट ए सीरियल, ये कोई सीरियल शेड्यूल नहीं है। पहले हम कॉन्करेंटली करा रहे हैं, थोड़ा सा T1 का पोर्शन, थोड़ा सा T2 का पोर्शन, फिर T1 का पोर्शन, फिर T2 का पोर्शन, तो ये कॉन्करेंट शेड्यूल है, लेकिन इसका जो रिजल्ट्स हैं वो इक्विवेलेंट है हमारे सीरियल शेड्यूल के। हम फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करें, सेकेंड करें या थर्ड करें, तीनों के हमारे रिजल्ट सेम आ रहे हैं, यानी कि ये T1 T2 ऐसी दो ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम पैरेलल एग्जीक्यूट इजीली कर सकते हैं। अब हम लास्ट शेड्यूल पर आते हैं, जहां पर हमारी कॉन्करेंसी ब्रेक हो रही है, जहां पर हमें प्रॉब्लम आने वाली है। इस केस के अंदर हम कर तो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन रहे हैं, पहले T1 के 2 स्टेप्स कर रहे हैं, फिर T2 के 5 स्टेप्स कर रहे हैं, फिर T1 के 5 स्टेप्स कर रहे हैं, फिर T2 के 3 स्टेप्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। लेट अस सी। हमने ए की वैल्यू को रीड किया और ए की वैल्यू में से 50 माइनस तो कर दिया, लेकिन हम इसको अपडेट नहीं कर पाए डेटाबेस में। हमने ए के अंदर वैल्यू राइट ही नहीं करी, उससे पहले ही T2 वाले ने क्या किया, ए की वैल्यू को रीड कर लिया, तो उसने पुरानी 200 वैल्यू को रीड कर लिया, उस पर उसने 10% निकाल के 180 वैल्यू जनरेट कर दी और बी की वैल्यू को भी रीड करके रख दिया। और जैसे ही ये किया, T1 की चांस आ गई, T1 ने 150 लिया ए की वैल्यू को, बी को 100 ही माना और उसमें 50 ऐड करके बी की वैल्यू को 150। अब T2 की चांस आ गई, T2 ने क्या किया कि B की जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर वैल्यू थी हमारी लास्ट में 100, उसके अंदर टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू को ऐड किया जो कि हमारी 20 रुपीज थी, तो हमारा B का रिजल्ट हो गया 120 वैल्यू राइट करी और वो इन्वायरमेंट से बाहर आ गया। इस केस के अंदर अगर हम A और B को ऐड करेंगे तो A की वैल्यू है 150, B की वैल्यू है 120, तो टोटल हो गया 170, तो यहाँ पर हमारा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, मीन्स ये शेड्यूल कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। कर दिया और इसके ही जस्ट बाद में बी की वैल्यू भी रीड हो गई, तो उस केस के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन वहां पर रुक जाती है। तो वो जो हमारा लास्ट वाला स्लाइड है वो हमारा ट्रांजैक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है सीरियलाइजेबिलिटी।
सीरियलाइजेबिलिटी हमें क्या कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन प्रिजर्व्स द डेटाबेस कंसिस्टेंसी एंड द सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रिजर्व डेटाबेस कंसिस्टेंसी। मींस कि आपका कोई भी पॉसिबल शेड्यूल जो है वो सीरियलाइजेबल तभी कहलाएगा अगर वो इक्विवेलेंट है किसी सीरियल शेड्यूल के। डिफरेंट फॉर्म ऑफ शेड्यूल इक्विवेलेंस गिव राइज टू द नोशन। हमारे पास दो तरह की सीरियलाइजेबिलिटी होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी होती है और एक व्यू सीरियलाइजेबिलिटी होती है। इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है? अगर कोई भी शेड्यूल एस है जिसको हम चेंज कर सकते हैं शेड्यूल एस डैश के अंदर बाय अ सीरीज ऑफ स्वैप्स ऑफ नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, उस केस के अंदर हम एस और एस डैश को कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इक्विवेलेंट कहते हैं या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहते हैं। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है? अगर एस और एस डैश दो शेड्यूल हैं जिनके पास सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, वो दोनों व्यू इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर वो इन तीन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। ये कंडीशंस क्या है? इफ इन शेड्यूल एस द ट्रांजैक्शन टी आई रीड्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू, देन इन शेड्यूल एस ऑल्सो ट्रांजैक्शन टी आई मस्ट रीड द इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू। अगर एक करा है तो दूसरे को भी करना है। सेकेंड कंडीशन कहता है कि अगर टी आई एग्जीक्यूट कर रहा है रीड ऑपरेशन, देन वैल्यू वाज प्रोड्यूस्ड बाय टीजे, देन इन शेड्यूल एस डैश ऑल्सो टीजे को रीड करनी है वैल्यू क्यू दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय सेम राइट ऑपरेशन ऑफ टीजे। और लास्ट कंडीशन हमें कहती है कि the transaction that performs the final write operation in schedule S must also perform the final write operation in schedule S। अगर ये तीन कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होती हैं, फॉलो होती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं, तो हमारा शेड्यूल कहलाता है व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल। नेक्स्ट है टेस्टिंग फॉर सीरियलाइजेबिलिटी। टेस्टिंग के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ शेड्यूल्स लेने पड़ेंगे। तो जब भी हमें कोई सीरियलाइजेबिलिटी के लिए टेस्टिंग करनी होती है तो हम ट्रांजैक्शन T1, T2, T3 ले सकते हैं और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पर सर्कल्स यूज करने पड़ते हैं, सिंबल्स। और हम दो ट्रांजैक्शंस के बीच में एरो को यूज करते हैं जो कि हमें वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है और हमें ये बताता है कि हमारा ग्राफ डायरेक्टेड है। और डायरेक्शंस जो है वो कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर T1 और T2, तो T1 इज एरोइंग टुवर्ड्स T2, मींस फर्स्ट T1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद T2 एग्जीक्यूट होगा। और अगर T1 T2 में किसी तरह का रिसोर्स को लेकर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस केस के अंदर T1 को पहले रिसोर्स मिलेगा, T2 को बाद में रिसोर्स मिलेगा। सो दैट इज एन सीरियलाइजेबिलिटी टेस्टिंग। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर ए डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारा एक शेड्यूल है, यहाँ पर एक साइकिल बन रही है। अगर आपके शेड्यूल के अंदर साइकिल बन रही है, इट मींस आपका ये शेड्यूल जो है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है। सो शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स प्रेसिडेंट ग्राफ इज एसाइक्लिक। आपका ग्राफ एसाइक्लिक होना चाहिए। तो इस जरा इस साइकिल को ब्रेक करके हम देखते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं टी आई पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद या तो टी जे होगा या टी के होगा, और इन दोनों के एग्जीक्यूशन के बाद ही टी एम एग्जीक्यूट होगा क्योंकि एरो हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर सीरियलाइजेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को ब्रेक करने के लिए हम दो पॉसिबिलिटी रख सकते हैं जो मैंने यहाँ लास्ट में इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करी है, बी और सी डायग्राम में भी रिप्रेजेंट हो रही है। हम T1 के बाद हम टी आई के बाद टी जे की तरफ जाएंगे, टी जे से हम टी के की तरफ जाएंगे, टी के से हम टी एम की तरफ एंड करेंगे। या फिर हम कर सकते हैं टी आई से हम जाएंगे टी के की तरफ, फिर हम जाएंगे टी जे की तरफ और टी एम के थ्रू हम एंड करके बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम सीरियलाइजेबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकवरेबल शेड्यूल। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज T8 और T9 दो ट्रांजैक्शन है। T8 की वैल्यू जो है वो रीड कर रहा है T9। T8 में पहले हम रीड कर रहे हैं A को, फिर हम A को राइट कर रहे हैं और फिर हम T9 की बारी आ गई, वो T8 की वैल्यू को रीड कर रहा है, दैट इज A अकाउंट की वैल्यू को रीड कर रहा है और वो सक्सेसफुली कंप्लीट होकर एनवायरमेंट के बाहर चला जाता है। उसके बाद T8 जो है वो फर्दर एग्जीक्यूट होता है और आगे कहीं जाकर वो फेल हो जाता है, सपोज अबॉर्ट हो जाता है। तो उस केस के अंदर T9 ने जो वैल्यू रीड करी है वो कहीं एनवायरमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये शेड्यूल जो है हमारा रिकवरेबल शेड्यूल कहलाएगा। हमें T9 के वैल्यू को वापस से रोल बैक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कास्केडिंग रोलबैक्स। कास्केडिंग रोलबैक्स वो सिचुएशन है जब एक सिंगल ट्रांजैक्शन की वैल्यूज को मल्टीपल ट्रांजैक्शंस रीड करते हैं और पहला वाला ट्रांजैक्शन हमारा फेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल T10 की वैल्यू को T11 भी यूज कर रहा है और T12 भी यूज कर रहा है, लेकिन T10 हमारा फेल हो जाता है। तो उस केस के अंदर T11 को भी हमें अंडू करना पड़ेगा और T12 को भी हमें रोल बैक या अंडू करना पड़ेगा। तो जब एक ट्रांजैक्शन की वजह से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को हमें रोल बैक करना पड़ता है या अंडू करना पड़ता है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं कास्केडिंग रोलबैक्स। नेक्स्ट है हमारा कार्ड केसलेस शेड्यूल।
इस पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर अगर ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को आप रोल बैक नहीं कर पा रहे हो, सपोज कास्केडिंग रोल बैक्स पॉसिबल नहीं है, जैसा कि पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा हमने T10, 11, 12 के अंदर 11, 12 ट्रांजेक्शन को अगर आप रोल बैक नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन की वजह से, तो इस पर्टिकुलर शेड्यूल को हम कहते हैं कास्केडलेस शेड्यूल. I hope this video will help you to understand the concept of transaction in detail. Thank you very much. Thanks. Tata. Bye bye.